Guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. Shri Satya Sai University, Sihor. Call 9826293590. हमारा ये सवाल है सीधे सीधे कि क्या महंगाई नहीं देखेगी जनता, कानून व्यवस्था नहीं देखेगी जनता और आप 400 सीट जीत लेंगे? जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। मेरा सवाल कुछ और था। अब क्या लगता है आपको? बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम इनको किसी न किसी तरीके से नैया पार करा ले जाएंगे। यूपी का इतिहास बताता लगातार 2 बार कोई सरकार नहीं आई है, जिसके लिए लगातार प्रयासरत उस मिथक को तोड़ा जाए। इसमें क्या टिप्पणी है आपकी? क्या बेहतर होगा? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी, जो आपके कैडर को नहीं जानता, नहीं पहचानता, उनको ले क्यों रहे हैं? आप बच्चा चोर पार्टी है, पूरे देश भर में बच्चे उठाना आपका काम है, मेंबरों को मारना, शाही फेंकना, प्रदर्शन करते हैं। अगर सरकार उसके बाद नहीं सुनती, शूटिंग नहीं रोकी जाती, तब ये तो अगला स्टेप है। सीधे उन पे हमला कर देना ये उचित है क्या? आंखें फोड़ दीजिए, कैमरा तोड़ दीजिए, यही चाह रहे हैं सब लोग। तो यही चाह रहे हैं ना। तो आप आश्रम के नाम पर हिंदू समाज को इतना बदनाम करने का और हिंदू समाज की भावना से खेलने का काम कर रहे हैं। जब राजधानी में ये हाल है तो मध्य प्रदेश के और जिलों में क्या स्थिति होगी? जैसे विकास की जरूरत है वैसी संस्कृति की भी जरूरत है। हर आदमी के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। एक तरफ वो सदस्यता अभियान करके सदस्य बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके यहाँ परिवार में ही झगड़ा है, 2 पार्टी लड़ रही है। कौन सा परिवार, कैसा परिवार? आप गलत दिशा में डिबेट को ले जा रहे हैं। धान की समस्या को लेकर राज्य केंद्र के पाले में और केंद्र राज्य के पाले में गेंद पहले से भी फेंकती रही है और आज भी फेंक रही है। किसान कब तक अपने धान की फसल की रखवाली करेगा? यहाँ पर किसान नेता बने हो ना, किसानों के हित की बात करिए, अडानी अंबानी का एजेंट मत बनिए। ये निश्चित तौर पे किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट का भी समय है। झा जी के साथ हुआ, को मेंबरों के साथ हुआ, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है रजत जी? अब अगर ऐसी हिंसक वारदातें होंगी तो सिर्फ लोग आने से कतराएंगे। तो ये प्रशासन की, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो जाति समीकरण क्या कहता है वहाँ? गाँव विधानसभा एक अलग मिजाज की सीट है, इसी कारण बीजेपी को कहीं यहाँ पे दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। मान मनोहार की बातें समाप्त हो चुकी हैं। कहीं न कहीं जनता इस बात से भी नाराज होती है कि हमने आपको 5 साल के लिए भेजा था, आप गिरा के ली सरकार आपने। खाद को लेकर किसान बेहद परेशान है। नहीं, कालाबाजारी भी नहीं हो रही है और खाद का शॉर्टेज भी नहीं है। तो फिर ये समस्या क्यों आ रही है? किसान सड़कों पे क्यों उतर रहा है? आप ये बताइए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ रोशनी भी मयसर नहीं शहर के लिए। उनको सूट किया तो ठीक है, नहीं तो कह दिया तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, खंडन हो गया। आज की परिभाषा में गरीब की गाय जो कही जाती थी वो पत्रकार हो गई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ त्रिपाठी। देश में अगर जनता के बीच पैठ जमाना है और यदि खुद को सक्रिय दिखाना है तो राजनीतिक दलों का सबसे अच्छा हथियार यात्राएं होता है और यात्राओं के जरिए ही वे एक दूसरे पर हमला भी करते रहते हैं। कुछ इस तरह की तस्वीर छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्ष भाजपा महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस इन दिनों महंगाई के मुद्दे पर पदयात्रा कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शहर शहर पैदल घूमकर केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के मुद्दे को लेकर जमकर आक्रामक है। तो वहीं अब इस पदयात्रा का तोड़ भारतीय जनता पार्टी भी लेकर आई है। इसके जवाब में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी पदयात्रा शुरू कर दी है, जो जनता के बीच ये संदेश दे रही है कि महंगाई केंद्र के कारण नहीं बल्कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही है। बहरहाल पदयात्राओं के सिलसिले ने छत्तीसगढ़ की सियासत को एक नई हवा जरूर दे दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार के जरिए आम उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के बजाय सत्ता पक्ष को महंगाई के मुद्दे पर घेरने के लिए छत्तीसगढ़ में विपक्ष की पोल खुलो यात्रा से आम जनता का आखिर कितना भला होगा। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर यात्रा की विशाल।
वैसे तो चुनावी साल में राजनीतिक दलों की यात्राओं और रैलियों का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन इन दिनों देश में गंगा उल्टी बहती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, राजनीतिक दल अब चुनावी साल का इंतजार नहीं कर रहे हैं और उसके पहले से ही सियासी कसरत शुरू हो जा रही है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त है, मगर पक्ष विपक्ष अभी से मैं दमखम के मैदान में कूद चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करने के लिए पदयात्रा का सहारा ले रहे हैं, जिसके जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों को दोषी बताकर जनता के बीच विश्वास जीतने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष यानी कि भाजपा देश में बढ़ती महंगाई के लिए राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस की पदयात्रा संगठन के सभी 307 ब्लॉक में निकाली जाएगी, तो वहीं कांग्रेस की यात्रा का काउंटर करने के लिए भाजपा युवा मोर्चा मैदान में उतरा है, जिसके तहत युवा मोर्चा पोल खोल यात्रा निकालकर जनता को यह जताने की कोशिश कर रहा है कि महंगाई के लिए केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार दोषी है। बहरहाल चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए पदयात्रा निकाल रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शहर शहर पैदल घूमकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचार में जुटे हैं, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता भी पदयात्रा कर रहे हैं। मंगलवार की सुबह भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पेट्रोल के मुद्दे पर भाजयुमो के नेता बाइक्स को धक्का मारते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में महंगाई के विरोध में कांग्रेस की केंद्र सरकार के खिलाफ पदयात्रा 14 नवंबर से शुरू हुई थी। कांग्रेस की पदयात्रा संगठन के सभी 307 ब्लॉक में निकाली जा रही है। पदयात्रा का समापन 29 नवंबर को कोंडागांव में होगा। भाजपा की पदयात्रा में कार्यक्रम प्रदेश के हर जिले में आयोजित किए गए हैं। बाइक पदयात्रा के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा बढ़ती महंगाई के लिए भूपेश सरकार को घेरेगी। सीमेंट रेट और निर्माण सामग्री के बढ़ते दामों को लेकर भी प्रदेश भर में यात्रा निकाली जाएगी। वहीं शराबबंदी के अधूरे वादे और किसानों के साथ हो रही अन्याय को लेकर भी यात्रा निकालेगी। भाजपा के नेता लोगों के बीच जाकर उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे। अलग अलग मुद्दों पर होने वाली भाजपा की पदयात्रा 29 नवंबर तक जारी रहेगी। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार देश भर में महंगाई पर लगाम कसने पर नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा का कहना है कि भूपेश सरकार पेट्रोल के दामों पर लगाया जाने वाला अपना टैक्स कम नहीं कर रही है। ये तो व्यापारी जैसे व्यवहार है। आप पहले 30-32 रुपए बढ़ा दो और उसके बाद 5 रुपए कम कर दी, तो जनता को कहते हम छूट दिए, आप उस दर पे ले आए 2014 दर पे, हम तो स्वागत करेंगे। कुछ भी कर लें, अब इनकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। इनका जो छल कपट है उसको छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। बहरहाल मुद्दा केवल पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का नहीं है, बल्कि बढ़ती महंगाई की जद में आए अन्य उत्पादों की भी, जिससे बाजार जूझ रहा है और जनता हलाकान है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि महज पदयात्रा निकालकर राजनीतिक दल क्या अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर सकते हैं, या चाहें तो आपसी प्रयासों से महंगाई पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता है मणि वैष्णव जी है। मणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा नेता राजीव चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती जी, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर लखन चौधरी जी है आपके साथ है, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले पक्ष विपक्ष की बात करें, उसके पहले हमारे साथी लखन जी से। लखन जी, महंगाई किसके कारण बढ़ी है? ये जिस तरह से चल रहा है पोल खोल यात्रा, दूसरी यात्रा पद यात्रा चल रही कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण, केंद्र सरकार के कारण ही महंगाई, खासकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और तेल, खाद्य सामग्री, केंद्र सरकार है दोषी कि राज्य सरकार है दोषी? बिल्कुल निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, महंगाई की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए, इस समय की महंगाई के लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार दोषी है। और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं प्रमुख रूप से, जिसको हम कहते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, पेट्रोल, डीजल और गैस पर जिस तरह से कीमतें आसमान छू रही हैं, कहना चाहिए दुगुनी से अधिक हो गई हैं, तो इस समय जो महंगाई है उसका मुख्य कारण तो केंद्र सरकार की नीतियां हैं। और केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं विशेष रूप से वो जिम्मेदार है। देखिए, अभी सितंबर महीने में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो लगभग 10.5% के आसपास था, और वो अक्टूबर में भी बढ़ के 13% हो गया है। तो इसका मतलब है महंगाई कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 1 साल से लगातार जो है महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
और इसका कारण, मुख्य कारण जो है, बाकी जो चीजें जैसे हम कहते हैं कि खाने पीने की चीजें हैं और सारी जो चीजें हैं जीवन यापन की, वो सब बढ़ रही है। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल और गैस का हाथ होता है। तो प्रमुख रूप से इस समय जो महंगाई देखी जा रही है, जिसके कारण मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की कमर टूट रही है, तो उसके लिए तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, पेट्रोल डीजल पर आप जो है जिस तरह से वेट के नाम से जो है टैक्स ले रहे हैं कि 30-32 रुपया जो है आपने टैक्स लिया, और भाई उसमें 5 रुपया 10 रुपया आपने कम कर दिया, तो इससे 30-32 रुपया बढ़ाकर 5-10 रुपया कम कर देने से क्या हो जाएगा भाई? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। तो आपको यदि करना था, देखिए पिछले लगभग 1.5 साल में कोविड कालखंड में केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर और गैस पर जो कमाई हुई है वो लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी मात्रा में आप कमाई कर चुके हैं, उसके बाद बहुत छोटी राशि आप जो है कम किए हैं। तो इस राशि को और बढ़ाना चाहिए, कम करने और ज्यादा चाहिए, कम से कम इनको 15-20 रुपए जो है कम करना चाहिए, तो इससे थोड़ी बहुत राहत पब्लिक को और मिलती। तो निश्चित रूप से कि कांग्रेस को एक मौका मिल गया है और कांग्रेस जो है पद यात्रा निकाल रही है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो भूमिका है इस महंगाई में बहुत नगण्य है, नहीं के बराबर है। स्थानीय कुछ चीजें हैं उसमें हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से महंगाई के लिए इस समय जिम्मेदार जो है केंद्र सरकार है। चौधरी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपना टैक्स नहीं कम कर रही है, केंद्र ने तो कम कर दिया, राज्य सरकार अपना जो स्टेट टैक्स है वो नहीं कम कर रही, जिसके कारण महंगाई बढ़ी हुई है, नहीं तो और कम हो जाती। जी नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, उसमें ये है कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो वेट है पेट्रोल डीजल पर वो 25% के आसपास है, और ये रमन सिंह जी जब थे तब भी भाजपा की सरकार में भी ये वही था। तो इन्होंने, कांग्रेस ने उसको बढ़ाया नहीं है। ये अलग बात है कि कम नहीं किया है, अभी कई राज्यों ने, लगभग 20-22 राज्यों ने जो है इसको कम किया है, तो उससे थोड़ी सी और राहत पब्लिक को मिल रही है। तो मैं कांग्रेस के हमारे साथी के माध्यम से निश्चित रूप से ये बात हम पिछले 2-3 दिन से और कई चैनल के डिबेट में कह रहे हैं कि हमारे राज्य सरकार को भी वेट में थोड़ा बहुत कटौती करनी चाहिए, जिससे राज्य की जनता को और फायदा मिले। लेकिन इसमें राज्य सरकार की जो भूमिका है, भाई इसने वेट तो बढ़ाया नहीं है, जो पहले से भाजपा के सरकार में जो वेट था 25% वही है अभी भी। तो इसलिए डायरेक्टली हम जो है रिस्पॉन्सिबल जो है स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मान सकते, इसमें जो है केंद्र सरकार की नीतियां मुख्य रूप से जिम्मेदार है। चलिए रमेश जी से भी पूछ लेते हैं। राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। रमेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है, ये कोरोना काल भी है कि और कुछ कारण है? डॉक्टर चौधरी जी की बात से काफी हद तक मैं सहमत हूँ जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर के ही अगर फोकस करें जी, तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है जी। मैं इसको थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहूंगा जी। राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए लेना चाहूंगा कि महंगाई बढ़ने के 1-2 साल के या 1-2 महीने की रीजन नहीं है। आप जाएं तो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी जी, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना चालू हो गया था, और उसके नोटबंदी की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज में कमी हुई थी, इन्वेस्टमेंट कमी हुआ था, उसका भी एक सम्मिलित रूप से असर हुआ। तीसरा, जो सरकार ने वेट टू जीएसटी किया था वो भी एक तरह से पूरे अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला था। अब रहा सवाल पेट्रोल डीजल का, तो चौधरी साहब ने ये कहा कि केंद्र सरकार ने कम किया है, अब किया है। तो आपको याद होगा, आप सभी चारों महानुभावों को याद होगा कि केंद्र सरकार में भाजपा के प्रवक्ता ये कहते थे कि साहब पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको विकास की गतिविधियां चलानी है, और विकास की गतिविधियां चलाने के लिए निश्चित रूप से हमको कहीं ना कहीं दाम बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन अब जब इन्होंने पैसा कम किया तो उसका क्या अंदाज लगा सकते हैं, आप चारों महानुभाव बता सकते हैं कि क्या इस दाम को कम करने से विकास की गतिविधियों पर रोक लग गई? जी। अब अगर विकास की गतिविधियों पर रोक लग गई तो आपका वो प्रॉमिस जो आपने किया था कि विकास पहले चाहिए, बाद में कोई दूसरा काम, तो अब मैं मैं जैसे अभी मेरे साथ भाजपा के प्रवक्ता बैठे, मैं उनके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो एक दलील दी जाती थी कि चूंकि पेट्रोल डीजल का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम विकास कार्य लगातार कर रहे हैं, अब वो अगर जो रेट घटा है तो क्या उन विकास कार्यों में कटौती हो गई? क्या इसका कोई दूसरा असर भी नहीं हुआ? तो नेचुरली ये बात सही है कि मुझे पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट का मुख्य कारण राजनीतिक ज्यादा लगता है। ये हो सकता है कि कुछ चुनावी परिणाम को देखते हुए या सरकार की कोई ऐसी नीति बनी हो कि भाई इस समय ऐसा ऐसा रिजल्ट आ रहा है, कहीं पब्लिक के दिमाग में उल्टा ना है, तो इन्होंने ठीक है रेट घटा दिया। जहां तक अगर आप आम आदमी की बात करें, खासतौर से लोअर मिडिल और अपर मिडिल और जो बिल्कुल छोटे हैं, जो कम पेट्रोल यूज करते हैं, उनके ऊपर तो आप महंगाई का सम्मिलित रूप से असर
शुरू के पहले दिन से हो जाता है जब आप परिवहन की चीज यानी डीजल पेट्रोल पर दाम बढ़ाते हैं। महंगाई का सबसे बड़ा रीजन जो है वो सबसे ज्यादा असर डालता है वो पेट्रोल और डीजल ही डालते हैं। अब इसका देखिए फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस जो एक इकोनॉमी हमारी बोलती है कि जब इन चीजों पे रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई जब बढ़ेगी तो लोगों की जेब खाली होगी, अल्टीमेटली सरकार को कहीं ना कहीं से उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जो जीडीपी के लिए हमारे 3 फैक्टर जिम्मेदार हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे 3 ही, वो धीरे धीरे उन पे जब असर होगा तो साल के एंड में आप पाएंगे कि हमारे घरेलू सकल उत्पाद पे बहुत ज्यादा असर होगा। आज राष्ट्रीय स्तर पे आप छत्तीसगढ़ के स्तर पे बात मत करिए, अगर छत्तीसगढ़ को फोकस किया ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की स्थिति कमोवेश बराबर है, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के दामों पे अगर सम्मिलित रूप से राज्य और केंद्र सरकार ने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया तो आप आने वाले समय मान के चलिए कि अगले क्वार्टर की जो भी जीडीपी हो उस पर कुछ ना कुछ असर होगा। हो सकता है थोड़ा सा फॉरेन के बिजनेस पे, आयात निर्यात पे कम असर हो, लेकिन हमारे देश के अंदर ये महंगाई का वो रोक नहीं पाएंगे आप लोग। तो मेरा तो ये मानना है कि सम्मिलित रूप से इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाते हुए इसको अगर आप एक आम आदमी की तरह सोचें कि भाई थोड़ा उनने कम किया थोड़ा हम भी कर दें, लेकिन इसको मैंने देखा है कि सारे राज्यों में टीवी चैनलों में भी दिखाया जाता है कि भाजपा शासित राज्यों ने कम कर दिया, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है, तो कांग्रेस जस्टिफिकेशन दे रही है। इस पदयात्रा से मैं अर्थशास्त्री है चौधरी जी, मैं भी थोड़ा इकोनॉमिक्स में डील करता हूं, आप बताइए इससे क्या सही में आपको लगता है कि इस तरह पॉलिटिकल इशू से कोई महंगाई में असर होगा? इसके बेहतर ये है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जो महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम करने में सार्थक परिणाम दे सके, ना कि इसको पॉलिटिसाइज इशू बनाए। मेरा ये मानना है। वो कैसे हो सकता है? दोनों सरकार सोचें, कुछ वो भी करें, थोड़ा आगे भी बढ़ाएं। भाजपा सरकार को इस बारे में और थोड़ा सोचना चाहिए कि अभी क्रूड ऑयल का रेट क्या चल रहा है, कितना वो कम कर सकते हैं। आपको याद होगा एक बार बहुत कांग्रेस रिजिम में काफी कम पे था, उसके बाद भी रेट नहीं बढ़े, ये काफी ज्यादा हो गया था सॉरी क्रूड ऑयल का रेट 147 और अभी कम होने के बावजूद भी वो कम नहीं हो रहा है। वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो एक आपने मुद्दा दिया था, जो एक आपने बेसिक रीजन दिया था कि वी नीड द मनी फॉर डेवलपमेंटल वर्क्स, तो अगर डेवलपमेंटल वर्क्स में आपने स्टॉप किया है या उसको रोक दिया गया है, उसके इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया है, इसलिए पेट्रोल के डीजल के दाम कम हुए या कोई और रीजन है, तो सरकार को, दोनों सरकारों को, राज्य सरकार को एक मतलब जिसको कहना चाहिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल डिस्कशन से टॉप लेवल पे साथ में कुछ चौधरी साहब जैसे अर्थशास्त्री को भी उसमें शामिल किया जाए और पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे आम जनता को फायदा हो, ना कि ये रैली वैली निकाल के आप 29 नवंबर तक के सबका वो भी खराब करे और वो मतलब वेस्ट करे टाइम। मेरे हिसाब से तो ये वेस्ट है। चलिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां बनी है। राजीव जी, क्या पोल खोलने वाले हैं आप मणि जी का? देखिए, कांग्रेस के मित्र लोग, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत हंगामा करते थे कि वैट टैक्स कम करिए, महंगाई का अगर सीधे कारण है तो डीजल और पेट्रोल की कीमत है। लीजिए साहब, कोरोना के पूरा राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन लगा है, डीजल और पेट्रोल में केंद्र सरकार 18 रुपए लेती है और राज्यों को लगभग 52 रुपए देती है। अगर आप पूरा फार्मूला देखेंगे जो क्रूड ऑयल का कितना प्रतिशत जाता है और कितना प्रतिशत हमारे पास आता है, कितना पेट्रोलियम मंत्रालय जाती है। राष्ट्रीय तौर पर कोरोना पेंडेमिक में 1.5 वर्षों तक भोजन की व्यवस्था करना, वैक्सीन की व्यवस्था करना और डोकलाम में जो उत्पाद हो रहा है चीन के द्वारा, रक्षा बजट के ऊपर एक बहुत बड़ा जा रहा है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया और राज्य सरकार अब हिडन एजेंडा की बात करती है कि केंद्र को 2014 के स्तर पर करना चाहिए, तब हम सोचेंगे। ये तो सरकार की नीति और नीयत दिख रही है कि शराब हम कमेटियों के ऊपर छोड़ दिए। पहले कहते थे कि हम शराबबंदी करेंगे, किसानों की बात होती है तो आयोग की बात करते हैं। राजीव जी, पोल क्या खोलने वाले हैं? कहते हैं कि रेत में रॉयल्टी घटाइए, रेत में जो भ्रष्टाचार, पोल क्या खोलने वाले? खोल रहे हैं कि ये सरकार जिस प्रकार से गंगा, वही पोल खोल रहे हैं कि हमने वैट टैक्स कम किया, 5 रुपए 15 रुपए, डीजल में 12 रुपए बहुत बड़ी राशि होती है। तो आपने भी वादा किया था कि अगर केंद्र सरकार वैट कम करती है तो हम भी कम करेंगे। तो ये पोल यही खुल रहा है कि कब कम करेंगे। आपने दर्द दिया, अब आप दवा तो दीजिए, तुम्ही ने दर्द दिया, दवा तुम ही देना, पर दर्द ही दर्द दिए जा रहे हो और हर बात पे केंद्र के ऊपर। दरअसल ये चल रही है बात, असल में यह है कि सीएम साहब रायपुर में कम बैठते हैं, दिल्ली में ज्यादा जाते हैं।
CM in waiting, CM in transit, CM in going to Delhi। तो ये जो लबोलवाब ये है कि अगर कॉन्सेंट्रेटली सीएम साहब यहाँ बैठते, जनता के दर्द को समझते, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस प्रकार से जद्दोजहद कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो दर्द है, सीएम साहब दिल्ली जाते हैं इसलिए महंगाई बढ़ गई क्या? 17 राज्यों ने कम कर दिया। आपकी सीएम साहब दिल्ली गए तो महंगाई बढ़ गई क्या? बढ़ी है, अगर दूसरे राज्यों ने कम किया। हाँ, कंसंट्रेशन नहीं है, वित्त प्रबंध बहुत कमजोर है छत्तीसगढ़ का जी। छत्तीसगढ़ का वित्त प्रबंध सबसे वो है कि पैसे लैप्स हो जाते हैं, पैसे उपयोग नहीं करते हैं, और सारा का सारा ध्यान उत्तर प्रदेश चुनाव में फंडिंग को लेकर है, पंजाब के चुनाव की फंडिंग को लेकर है। अगर वही थोड़ा सा दिमाग अगर छत्तीसगढ़ की जनता, कराची जनता, अपराध गढ़ में बढ़ती हुई जनता, शराब के मार से जनता, और जो जनता झेल रही है महंगाई को, थोड़ा उसकी ओर देख लेते तो ऐसा वित्त प्रबंध बन सकता था जैसे दूसरे राज्यों में है। तो वित्त प्रबंध करते तो सीमेंट की दर, जो छत्तीसगढ़ में सीमेंट बनता सर्वाधिक दर निर्माण क्षेत्र से जो रेवेन्यू आ सकता था वहीं पर है। अगर लोगों को समुचित मात्रा में पैसे बांटते, आप देखिएगा जो निर्माण होना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना का, उस आवास का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं से राज्य सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदारी में है और जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मेरे साथ दोनों अर्थशास्त्री बैठे हैं, मैं उनसे भी सलाह मांगूंगा। देख लीजिए, जिस रेशियो में लोगों को अगर पैसा मिलता, लोगों को पैसा बढ़ता और वित्त प्रबंध सही होता तो आज ये हालात नहीं होते। हालांकि प्रकृति की मार भी पड़ी है। मैं समझता हूं कि प्याज और आलू में जिस प्रकार से बेमौसम बारिश हुई है, बेमौसम जो तूफान आया है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं खाद्य जो पदार्थ है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर समुचित भंडारण होता, समुचित वित्त प्रबंध होता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता और दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी आसानी से वैट टैक्स कम कर सकती थी। राजीव जी, तो ऐसा बिजली राजीव जी सिक्योरिटी डिपॉजिट डबल ले रहे हैं। लखन जी ने भी कहा, बाकी समझ में भी आ रहा, आम जनता भी समझ रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप शुरुआत में आप 90 से 122 तक पहुंचा दो, 92 से 122 पहुंचा दो, फिर 12-15 रुपए कम कर दो तो 122 से 108 हो गया। इसमें 2 महीने में, 3 महीने में जितना आपने बढ़ाया है उसका आधा आपने कम किया है, तो ऑलरेडी बढ़ गया। नहीं, ऑलरेडी बढ़ा हुआ नहीं है। ये ऐसा भ्रम, पेट्रोल पे जो कंट्रोल होता है, कोई सरकार के जो उसकी एक स्वतंत्र एजेंसी है वो तय करती है। और आपको मालूम है कि हमारा रक्षा बजट कितना बढ़ चुका है डोकलाम की वजह से और अफगानिस्तान की वजह से। हमको जो वैक्सीन की जो खरीदी थी वो वैक्सीन के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ा है, तो वो तो वित्त प्रबंध का एक हिस्सा था। और आज जब ये समुचित रूप से ठीक हो रहा है, वित्त प्रबंध हो चुका है, वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं और बाकी देशों में भी निर्यात हो रहा है वैक्सीन, तो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी पटरी पर आई है। केंद्र सरकार ने तुरंत इनिशिएटिव लिया और पेट्रोल और डीजल पर से अपना 1% वैट कम कर लिया। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, परंतु राज्य सरकार इससे मुंह मोड़ रही है और वो जो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है उसमें निकल चुकी है। राज्य सरकार को चाहिए था कि अर्थशास्त्रियों को बुलाकर बात करते, बैठक करते, उद्यमियों से बात करते। आज छोटे छोटे उद्यम है छत्तीसगढ़ में, वो चल नहीं पा रहे हैं कच्चे माल की कमी से। उन उद्यमियों के साथ अगर बैठते तो ये समस्या नहीं होती। परंतु राज्य सरकार का पूरा ध्यान अपनी सत्ता बचाने में है। राज्य सरकार का पूरा ध्यान, आपका कुल मिला के कहना है कि राज्य सरकार भी अपना वैट घटाए। राज्य सरकार जो टैक्स ले रही है वो कम हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। घटाना चाहिए, महंगाई कम हो जाएगी अपने आप। जी मणि साहब, आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जब यहाँ से डीजल और पेट्रोल के रेट कम होंगे तो बहुत एक जी मणि साहब हैं, उत्तर देंगे। अब हम कोई सवाल नहीं करेंगे। मणि जी, आपने राजीव जी के तर्क सुन लिए होंगे, उन तर्कों के आधार पे आप अपनी बात कर रहे हैं। पूरी तरह से मैं उनके तर्क को ही सुनना चाहता था और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे यहाँ अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत सी बातों को बड़ी बारीकी से समझाया। हम 5 जो लोग यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन 5 को समझ में आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनकी बात आप लोगों के चेहरों के हाव भाव को देखकर मुझे नहीं लगता किसी को समझ में यहाँ आई होगी। उनकी बात तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है कि वो केंद्र की तरफ उंगली उठा रहे हैं कि राज्य की तरफ उंगली उठा रहे हैं। कई बातों से मुझे ये भी समझ में नहीं आया। ठीक है, खैर उन्होंने जो कहा वो कहा, मैं अपनी बात करता हूँ। महंगाई जो है वो स्वाभाविक महंगाई नहीं है जो देश में फैली है, ये कृत्रिम महंगाई है और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई महंगाई है। महंगाई जो है उसका मूल कारण फैलने का जो है, महंगाई बढ़ने का मूल कारण जो है पेट्रोल डीजल है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मूल कारण है वो भाजपा है। तो महंगाई बढ़ी कैसे ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं।
ये पांचों लोग आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी सहमत होंगे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, भले ना बोले। और मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमने 5 रुपए और 10 रुपए जो है कम किया। तो 5 रुपए और 10 रुपए कम करने से जनता की परेशानियां जो है दूर नहीं हो जाएंगी। इन्होंने लगातार जो है लगातार हर महीने, हर एक महीने में 10-10 बार इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ाई हैं। अभी इन्होंने 5 रुपए और 10 रुपए कम करके जो वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उसे मैं कहूंगा कि जो है ये इन लोगों ने जनता की धोती खींचकर उन्हें एक रुमाल दे दिया है कि भाई इसे रखो और आप लोग खुश रहो। तो 5 रुपए और 10 रुपए जो कम करके लोग जो वाहवाही लूट रहे हैं, वो उससे जनता कभी भी जो है परेशानी से मुक्त नहीं हो सकती। दूसरी मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि ये बार बार कह रहे थे कि राज्य को दाम कम करने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि राज्य में पहले से ही दाम कम है, 25% जो है वेट टैक्स यहाँ लिया जा रहा है। और ये जो वेट टैक्स है इसे हमने बढ़ाया नहीं है सत्ता आने के बाद। ये जो वेट टैक्स है ये 15 साल से वैसा ही, मतलब भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भी 25% ही था। इसे सरकार आने के बाद हमने बढ़ाया नहीं है, और 25% वैसे भी कई राज्यों की तुलना में कम है। दूसरी बात, राज्य के वित्तीय संसाधन काफी सीमित होते हैं, तो यहाँ कम करने के बजाय केंद्र को कम करना चाहिए, क्योंकि बढ़ाया भी तो लगातार केंद्र के द्वारा गया है ना। 5 रुपए और 10 रुपए कम करने से परेशानी कम नहीं होने वाली है। दूसरी बात, नहीं तो थोड़ा बहुत आप भी कम कर दीजिए ना वैष्णव जी, मैंने उसे नोट करके रखा। थोड़ा बहुत इस समय जिस तरह से मार पड़ रही है तो जनता को थोड़ा राहत देने के लिए आप भी कम कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता उम्मीद करती है कि मतलब राज्य भी करे, केंद्र भी करे। केंद्र ने तो अपना जो है अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। 5 रुपए और 10 रुपए कम करके जो है इन्होंने सोच रहे हैं कि जनता की परेशानी दूर हो जाएगी। उन्हें मैं जानता हूं कि राज्य सरकार से भी उम्मीद है, लेकिन राज्य की भी कुछ समस्याएं हैं। राज्य के वित्तीय संसाधन कम है। राज्य 25% से कम नहीं कर सकती। राज्य उससे कम अगर करेगी तो समस्या में आ जाएगी। वो पहले से ही कम है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, भाजपा शासित राज्यों ने तो कर दिया है, भाजपा शासित राज्यों ने तो कम कर दिया जी। भाजपा शासित राज्य जो है उन्होंने कम कर दिया। जिन भाजपा शासित राज्यों में कम हुआ है वहां वेट टैक्स ज्यादा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां वेट टैक्स ज्यादा था और वहां कम होना भी चाहिए था जी। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में वेट टैक्स पहले से ही कम है। और जैसा कि मैंने पूरी जानकारी दे दी है, अब मैं बताना चाहूंगा कि महंगाई पे जो है काबू पाना अभी भारतीय जनता पार्टी ने असंभव कैसे कर दिया है जी। जब किसान खेत में जाता है, फसल उगाता है, तो उर्वरक की कीमतें बढ़ी हुई हैं। जब वो जुताई करता है तो डीजल की कीमतें बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल जो है उसको ट्रैक्टर में डालना पड़ता है, वहां डीजल की कीमतें बढ़ी हुई है। तो जो पैदावार हो रही है वो महंगी पैदावार हो रही है। उसके बाद उसके ढुलाई के खर्च, उसमें भी डीजल लग रहा है। वहां भी आप जो है दर कम नहीं कर सकते, वहां भी महंगाई बढ़ रही है। वहां से जो है आपकी दुकान तक पहुंचता है तो वहां जो है कमीशन वमीशन जो है, वहां भी जो है इन्होंने 3 कृषि कानून बना के रखे हैं। वो कृषि कानून जो है जमाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, जमाखोरी बढ़ रही है उसके कारण। कृषि कानून तो लागू नहीं हुआ वैष्णव जी। अच्छा, वहां से कृषि कानून लागू नहीं हुआ, अभी कृषि स्टे है, अभी लागू नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बता रहा था कि कैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहा था कि महंगाई को भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ाना चाह रही है जी। वहां से जो है आपके घर आता है, घर में भी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हुई हैं। चलो ठीक है, आप सिलेंडर में खाना नहीं बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बना लेते हैं, उसे भी मान गया। लेकिन बिना खाने के तेल के आप खाना बना सकते हैं। तेल की कीमतें भी 200 से ऊपर हैं। तो हर जगह महंगाई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति निर्मित कर दी है कि महंगाई को कहीं से भी कम नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता ने परिस्थिति जानबूझ के निर्मित की है। अपने उद्योगपति जो मित्र हैं उनकी जेबों को भरने के लिए परिस्थितियां निर्मित की है। महंगाई अगर बढ़ेगी तो उद्योगपतियों की जेब कैसे भरेगी? रक्षा की बात कर रहे थे, रक्षा की बात कर रहे थे। अभी ये कह रहे थे कि हम रक्षा की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि जो जनता से जो हम पैसे ले रहे हैं उससे हम देश की रक्षा कर रहे हैं, उससे हम वैक्सीन में लगा रहे हैं। तो रक्षा ये लोग कहां से कर रहे हैं? लगातार चीन जो है गांव बसा रहा है हमारे देश की सीमाओं में, तो कहां से रक्षा कर रहे हैं? कहां से देश की रक्षा हो रही है? लगातार नेपाल जैसा देश जो है तिरछी आंख करके हमें देख रहा है, जिसने कभी आवाज नहीं उठाई, तो कहां से रक्षा कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि जो पूरा देश का पैसा है, जो महंगाई के कारण जो है लगातार जो पैसा अपने जेबों में डाल रहे हैं, उद्योगपति मित्रों के जेब में डाल रहे हैं, वो पैसा जा कहां रहा है? क्योंकि रक्षा तो हो नहीं रही है देश की। वो हेलीकॉप्टर्स को देख लीजिए, जो लड़ाकू विमान आ रहे हैं, जिसकी आज लैंडिंग हुई है, उन सारे चीजों को देख लीजिए। रक्षा आपके समय 15 वर्षों तक रक्षा की खरीदी नहीं हुई थी।
आप कितने चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, कितने अपाचे हेलीकॉप्टर्स आए हैं, कितने राफेल एयरक्राफ्ट आए हैं, और आज हम रक्षा क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भर है, पाकिस्तान हमसे डरता है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों ने तो लगातार बेरोजगारी में बढ़ोतरी की है, आप लोगों ने बेरोजगारी में बढ़ोतरी की है, आप लोग तो चाहते हैं उद्योग धंधे बंद हो जाए, हम तो कहते हैं माइक्रो लेवल पे अगर छोटे छोटे उद्योगों को आपकी सरकार बढ़ावा देती तो आज लगातार बढ़ावा मिल रहा है। और 18,000 से अधिक नौकरियां मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14,000 फूड पार्क का 14,000 से ज्यादा उद्योग शुरू हुआ, 14,000 से ज्यादा उद्योग प्रदेश में स्थापित हुए हैं और उसके कारण 18,000 से अधिक उद्योगपतियों का हाथ मिला लीजिए, मिल रही है लोगों बंद कर दीजिए उद्योग। अगर आप में साहस है तो सारे उद्योगों को बंद कर दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? एक तरफ कहते हैं औद्योगिक मित्रों को आगे बढ़ा रहे, अरे औद्योगिकरण तो बढ़ाना पड़ेगा, चाहे माइक्रो लेवल पे, लार्ज स्केल पे, कोर सेक्टर पे, सारे उद्योग। अगर सारे के सारे उद्योग चलेंगे, दवा उद्योग, लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और छोटे लेवल पर, लेकिन सारे आप लोग एक ही रंग लगाते हैं। उन चंद उद्योगपतियों की बात कर रहा हूँ जिनकी जेब को आप भर रहे हैं, वो चंद उद्योगपति देश का विकास नहीं कर सकते। जेब भरना पड़ता है, वो 4-5 उद्योगपति जो आपने नियुक्त करके रखे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से निर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग की अरे आप हर निर्माण क्षेत्र को हर क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। 4 ही है क्या? आप लोगों की बहुत सारी उद्योगपतियों का जेब भर के देश का विकास कैसे होगा? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी को कोई रुचि नहीं है कि राज्य वो सिर्फ अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपने राजनीतिक उद्योग धंधे तो पहले भी चल रहे थे। जरूरी है कि पेट्रोल डीजल का इतना दाम बढ़ा दिया कि उद्योग धंधे बंद हो गए थे क्या? पहले भी चल रहे थे। देखिए, कोरोना काल में उद्योग धंधों की हालत बहुत खराब थी त्रिपाठी जी। अब वो आर्थिक सूचकांक को देखते हैं, हमारी विफलता बताते हैं, लेकिन जब पूरा विश्व थमा हुआ था उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि लार्ज स्केल पे जो केंद्र ने जो छोटे छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता दी, प्रधानमंत्री उद्योग सहायता, तरुण किशोर, तरुण मित्र, ये सारे छोटे छोटे जो फंडिंग हुई उद्योगों के, उस उद्योगों से वापस उद्योग पुनर्जीवित हुआ है। केंद्र स्तर पर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सारे उद्योग हुए हैं, तो सारे रोजगार कहाँ गए? करोड़ों लोग रोजगार कैसे हो गए? लग रहे हैं। तो आपने भी तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, अगर आप बेरोजगार कैसे हो गए? तो उसके भी आप लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार लोगों के जेब में जब तक पैसा नहीं जाएगा, 18 करोड़ हो रहे हैं अभी तक रोजगार, जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं जाएगा तब तक अर्थशास्त्र की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? आप लोग फिलहाल यहाँ जो 2 अर्थशास्त्री उन्होंने आपकी गाड़ी को रोक के रखा है, उसका जवाब आप दे दीजिए। गाड़ी तो चल पड़ी है, आप लोग रोक रहे हैं, आप लोग वेट कम कर दीजिए, गाड़ी टॉप गियर में चलेगी। चलिए चक्रवर्ती साहब, 2 अर्थशास्त्री उन्होंने आपकी गाड़ी वाड़ी सब रोक के रखी, उन्होंने बता दिया है कि वास्तविकता में महंगाई किसने बढ़ाई है। आप उसका जवाब दे दीजिए, बाकी बात करना आप छोड़िए। चौधरी साहब, वेट कम कर देगी राज्य सरकार तो महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी, ऐसे चक्रवर्ती जी का कहना है। हम आपका उत्तर चाहेंगे ही, लेकिन साथ में ये जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से, मैं रमेश जी से भी जानना चाहूंगा, आखिर इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्या गलत नीति केंद्र सरकार की है? कौन सी नीति उनको भारी पड़ रही है कि महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं रमेश जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, और उन्होंने बहुत सही बातें कह रही थी कि जो है इसका राजनीतिकरण निश्चित रूप से किया जा रहा है, और लेकिन मुद्दे की बात यह है कि राजनीतिकरण इसका केवल कांग्रेस नहीं कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने अभी यात्रा निकाल कर जो है इसके विरोध में जो है अभियान चला रहा है। ठीक है कि भाई राजनीति तो होना ही है इस पर, लेकिन केंद्र सरकार भी पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी जो 5 रुपया और 10 रुपया कम किए ना, 12 रुपए, मैं उसका असली कारण बता रहा हूँ। 12 रुपए बोल रहे थे उपचुनाव, 12 रुपए, उस उपचुनाव में 2 महत्वपूर्ण लोक 12 रुपए कम हुआ है। हाँ, जो भी 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए जो भी कम हुआ है, उसका मुख्य कारण ये नहीं है कि जनता को राहत देना या दिवाली गिफ्ट देना, जैसा कि मैसेज दिया जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि उपचुनाव में भाजपा का जो वोट शेयर है वो 7% से लेकर 21% तक, 7 to 21% डाउन हुआ है। मैं पूरा आंकड़े के साथ बात करूंगा कि दादरा नगर हवेली जो लोकसभा सीट थी, वहां पर भाजपा का वोट शेयर जो है 7% कम हो गया, 41 से घट के 34 हो गया, भाजपा हार गई वहां पर। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की जो मंडी लोकसभा थी, वहां पर भी 69%, 69 से गिरकर भाजपा का वोट शेयर 48% हो गया। 21% की भारी गिरावट भाजपा के वोट शेयर में हुई।
तब जाकर कहीं भाजपा हरकत में आई है और भाजपा ने जो है 5 रुपया और 10 रुपया 12 रुपये जो भी है ये सहमत नहीं है, तो कहने का मतलब राजनीतिक आरोप है, ये अर्थतंत्र का कोई प्रबंध नहीं। आंकड़े की बात हम कर रहे हैं भाई, आखिर जो है केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की दाम क्यों कम करी? तो लोगों, भाजपा के लोग या उनके समर्थक लोग ये कहते हैं कि दिवाली गिफ्ट था, तो दिवाली गिफ्ट कहीं से नहीं था। तो रमेश जी की बात का मैं समर्थन इस तरह से करता हूं कि भाई राजनीतिकरण यदि कांग्रेस भी कर रही है यात्रा निकाल के, तो भाजपा भी कर रही है, लेकिन मुख्य बात ये है कि देखिए अभी महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और चुनावी मुद्दा बन चुका है। राजीव जी का कहना है कि ये महामारी लगभग 1 सदी 100 साल के बाद आई है। इस महामारी के दौरान जो वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन पूरी जनता को लगाई गई है, देश भर की जनता को लगाई जा रही है, तो ये इसी कमाई से वो फ्री वैक्सीन लगा पाए हैं, कोई एक्स्ट्रा अलग से नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं कि राशन भी दिए गए हैं। त्रिपाठी जी देखिए, थोड़ा सा प्रीजुडिश है, क्षमा करिएगा, लखन जी प्रीजुडिश है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुझे लगता है कि बहुत प्रभावित है। अगर ऐसा होता तो केंद्र देखिए डोकोलाम विवाद पर भी काम कर रही है, कांग्रेस वैक्सीन भी लगाया गया है, जो वैक्सीन कितनी महंगी है ना, और लोगों को राशन की व्यवस्था 1.5 वर्ष तक जो राशन की व्यवस्था की जा रही है ना, तो ये प्रीजुडिश ना होकर अगर आप विश्व की अर्थव्यवस्था देखेंगे कि राजीव जी चौधरी साहब आप उन लोगों को, वो अर्थशास्त्री है, जो नीति है। अब आप कहेंगे कि ये भी रमेश शर्मा जी भी इसी तरह की बात रखे, तो आप बोले ये भी प्रीजुडिस है, तो ये थोड़ा सा उन पे आरोप लगाए। आपको आरोप लगाने के लिए बड़ी जी बैठे हैं, आप उनको भी खूब लगाइए जी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बोला थोड़ा सा प्रभावित है। आप अगर राज्य की वित्त प्रबंध देखेंगे, राज्य के वित्त प्रबंध की साहब केंद्र की सारी योजनाएं, अर्थ प्रबंध की जो योजनाएं हैं वो लैप्स कर रही है। राज्य शासन के बारदाना आप देखिए, कृषि में कितने उर्वरक। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ वैक्सीन की बात त्रिपाठी जी ने की थी। देखिए वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रबंध जो है केंद्र सरकार पहले भी कर चुकी थी शुरुआत में। तो वैक्सीन के नाम पर आप जो है कितना टैक्स लेंगे? मैं बताया कि 15 लाख करोड़ रुपया आपका पेट्रोल डीजल से अतिरिक्त आपकी इनकम हो चुकी है। तो 35,000 उसमें और आप 35,000 जोड़ देंगे, 70,000 करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया वैक्सीन के नाम से आप कितना लेंगे भाई? 15 लाख करोड़। तभी तो हमने कम किया साहब, तभी हमने वैट कम किया ईमानदारी से। आप बोलते हैं कि चुनाव परिणाम, अरे देश में हर वर्ष उपचुनाव होते हैं, हर महीने उपचुनाव होते हैं। आप अगर उपचुनाव के परिणाम की कहेंगे तो उपचुनाव से कोई निर्णय नहीं ले जाते। राजीव जी, आर्थिक आपके पास आऊंगा, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, पूरा समय दूंगा, अभी बहुत समय है जी। चौधरी साहब, हाँ मेरी बात रखने दी भाई। देखिए कि जो है आप हर चीज को वैक्सीन या रक्षा या छद्म राष्ट्रवाद इस तरह से आप जो है अरुणाचल प्रदेश में देखिए किस तरह से, तो आप इतने सारे मिसाइल और ये सब मंगवा रहे हैं, उसके बाद भी तो आपका हालत जो है चीन का आक्रमण कहीं से कम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब आप लोगों को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं और गलत चीजें जो है कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे देश में इतना सारा बजट है, वैक्सीन के लिए सरकार के पास बजट की कहीं कोई कमी नहीं। इतना टैक्स का पैसा आता है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इतने सारे पैसे आ रहे हैं, उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं? फंड कहाँ गया? तो ये जो चीजें हैं कि हम हर चीज को वैक्सीन या हर चीज को राष्ट्रवाद के नाम सर इस तरह जो है हम महंगाई को भी जो है राष्ट्रवाद के नाम पर जो है इस तरह जो है पब्लिक को। अच्छा चौधरी साहब, जो 1200 रुपए का ट्रक जो रेत आता था, आज अगर 9,500 रुपए वहाँ केंद्र सरकार कहाँ से आ गई बता दीजिए? नहीं, निश्चित रूप से है ना, 9,500 रुपए का ट्रक पे रेत बिक रहा है, रेत के ऊपर भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर आप बता दीजिए, जिसमें निर्माण क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जो गिट्टी रायपुर में निर्मित होती, जो गिट्टी पहले 10,000 रुपए ट्रक आया करता था, आज वो 19,500 रुपए है, उसमें कितना डीजल है? ये जो भ्रष्ट प्रबंध है, ये जो राज्य सरकार का भ्रष्ट प्रबंध है, कृपया करके उस पर भी बोल दीजिए। जिस प्रकार से जी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं पहले ही कहा था और मैं अपने स्टेटमेंट में कह चुका हूं कि मैं 2-3 दिन से कई चैनल के डिबेट में कह चुका हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने राज्य के जनता के लिए कुछ करना चाहिए। मैं जो है इस बात को सरकार को बोल चुका हूं कि आपको 2-3%, 4-5% जो भी हो,
भाई सर, और मुझे लगता है कि देखिए त्रिपाठी जी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की एक कल बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, मैं उसको साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि 60,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल से सितंबर के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ का हुआ है, बढ़ा है, मतलब 45% करीब जीएसटी कलेक्शन पिछले 6 महीने में बढ़ा है। और वित्त मंत्री जी का जो वित्त मंत्री जी तो खैर मुख्यमंत्री के पास है, वाणिज्य मंत्री जो बाबा जी है, उन्होंने कुछ दिन पहले किया है कि इस पर सरकार विचार कर रही है वेट कम करने के लिए, और मुख्यमंत्री जी ने भी इशारा दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी स्टेट की सुधरी है, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार भी इस पर जो है विचार कर रही है, और हो सकता है कि खुशखबरी कुछ दिनों में हो जाए, और ज्यादा जो है हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के भाई बताएंगे और हमारी बात को और उन तक पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में खुशखबरी और मिल जाएगी। जी रमेश जी, रमेश देखिए, सबसे बड़ी बात एक कॉमन फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, राजीव जी को, मनीष जी को और चौधरी जी को। मैं चौधरी जी से एक छोटा सवाल जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 1 साल में आपके यहाँ स्टेट टैक्स कलेक्शन कितना था? फॉर एग्जांपल जैसे 100 रुपये था, उसके पिछले साल 200 रुपये था, कितना था? एक अमाउंट में जानना चाहूँगा, तो फिर मैं अपनी आगे बात बढ़ाऊंगा कि साहब अगर आपके पास अगर हो कि आपका जैसे अभी आपने कहा 7,500 करोड़ अगर जीएसटी कलेक्शन है, जो पिछले साल कॉन्सिक्यूटिवली 3 सालों में वो बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपके यहाँ जीएसटी कलेक्शन जो है वो अगर अच्छा है तो कोई भी राज्य सरकार इस बारे में विचार कर सकती है, एडामेंट ना होके अगर वो वेट थोड़ा कम भी करती है तो वो जनता के हित की बात होगी। अगर मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश की मैं आपको बात कहूँ, आज कितना भी हो जाए जीएसटी, पहले ही कह चुका हूँ, मैं तो कह चुका हूँ कि राज्य सरकार को करना चाहिए, और इसमें विचार राज्य सरकार शायद कर रही है, जिस तरह से खबरें आ रही है उसमें जो है, तो राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। तो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी स्टेट के आय में रिसिप्ट जो भी इकोनॉमिकल फैक्टर है कि आपकी आवक कितनी है, आप उस हिसाब से जावक देखते हैं। जब आपकी आवक कम हो, जावक ज्यादा हो, महंगाई अपने आप बढ़ेगी। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में अगर रिसिप्ट कम होती है तो किसी भी राज्य सरकार का पहला नैतिक कर्तव्य है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करे, टैक्स चोरी को रोके, जो व्यापारी टैक्स नहीं देते हैं या इंडस्ट्री टैक्स नहीं देती है या किसी भी तरह से छोटा मोटा आदमी कच्चे में काम करता है, वो उसको उस पर कंट्रोल करे। जैसे मध्य प्रदेश में एक बार यही हुआ था कि एक कैंपेन चला गया था कि जीएसटी अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, खूब छापे डाले, रेवेन्यू बढ़ी है। अब आप मुझे जैसे आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश में जीएसटी बढ़ी है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। अब इसको आप कंपेरेटिवली अगर केंद्र सरकार के बजट से कंपेयर करते हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत भी कम करते हैं तो ये इश्यू यहीं खत्म हो गया। ये इश्यू यहीं खत्म हो गया कि जैसे इन्होंने कहा कि खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल पे वेट कम होगा, तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो इसके लिए तो कांग्रेस सरकार बधाई की पात्र है, और राजीव जी के अभी किया नहीं है। हाँ नहीं, उन्होंने कहा ना पुष्ट खबरें आ रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य सरकार किसी भी तरह से अपने बजटी घाटे को कम करने की दिशा में कठोर कदम उठाती है, जिससे जैसे उन्होंने कहा कि 1200 का ट्रक था 9.5 में बिक रहा है, दैट मीन्स इट इज ए ओरिजिन ऑफ करप्शन। अगर राज्य सरकार करप्शन कम करती है, किसी भी रूप में पैसे की आवक सरकार के खाते में जाती है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत जल्दी खत्म होगा। आज मेरे पास मध्य प्रदेश के कई डाटा ऐसे हैं जहां पे क्लियर कट ये है कि वो स्टेट के सेंट्रल के किसी भी रूल्स को वायलेट करते हैं और वो भ्रष्टाचार के जरिए अपने बिजनेस भी करते हैं। अगर बारीकी से छत्तीसगढ़ सरकार 7,500 करोड़ को 9,500 करोड़ भी टच करती है, तो मुझे नहीं लगता कि 5-7 रुपए कम करने में कोई दिक्कत होगी। बेसिक प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स की यही है कि रिसिप्ट अगर आपके पास कम है और पेमेंट आपकी ज्यादा है तो आपको रिसिप्ट बढ़ानी पड़ेगी। रिसिप्ट बढ़ाने का बेस्ट तरीका ये है कि कंट्रोल द करप्शन। जैसे अभी चक्रवर्ती साहब बोल रहे हैं कि उस सिस्टम में बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज जस्ट इंडिकेशन ऑफ करप्शन। अगर राज्य सरकार इस पे बोलती है तो करप्शन को रोक के अगर वो बजट का अपना रेवेन्यू बढ़ाती है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा लेती है, तो उसको डिपेंडेंसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो चलिए वैष्णव जी, कम करवाएंगे आप राज्य सरकार जैसा कि अभी चौधरी जी ने जिस रिपोर्ट के हवाले से बात कही है वो वाकई सुखद है। टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है, राज्य के लिए अच्छी बात है। मैं लेकिन फिर अपनी बात जो मैं कही थी वो दोहराना चाहूंगा कि राज्य के वित्तीय संसाधन वो सीमित होते हैं, केंद्र के असीमित होते हैं। राज्य, क्योंकि इस पर फैसला राज्य शासन को लेना है। राज्य शासन जो है वो जनता के हित को अच्छी तरह से जानती है कि किसमें उसका हित है। अगर संभव होगा तो वाकई जो है उस प्रकार का प्रयास किया जाएगा।
लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है वैष्णव जी के बाद भी आप 10 रुपए कमाई कर रहे हैं, वैष्णव जी सवाल ये है, चक्रवर्ती जी ने जो कहा ठीक है पेट्रोल डीजल ये सब महंगे हैं, उन्होंने जो एक चीज कही कि निर्माण कार्य रुके हुए हैं, गिट्टी का जो रेट बताया वो अगर उनका सही है कि पहले क्या था अब वो 19,500 हो गया 12,000 से, रेत का हो गया, ये तो राज्य सरकार के अधीनस्थ है ना, ये तो उस जगह तो कम कर सकते हैं महंगाई। देखिए रेट की जो कीमत बता रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा जो है इनसे बहुत ज्यादा वाकिफ भी नहीं हूं और बहुत ज्यादा सहमत भी नहीं हूं। रेत की गिट्टी की जो कीमत है उसके बारे में मैं जानता हूं, गिट्टी की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बाकी निर्माण कार्य जो है लगातार बढ़िया अच्छी तरह से चल रहे हैं, वहां कोई महंगाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो मूल जो हम लोग का मुद्दा है उससे भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय के बावजूद केंद्र सरकार अगर 10 रुपए कमाई कर सकती है, चक्रवर्ती जी 22 रुपए घटाने के बाद भी अगर केंद्र सरकार 10 रुपए कमा रही है तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है उसको जनता के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, जनता की परेशानी दूर करने के लिए क्या 22 रुपए वो नहीं घटा सकती? वो क्यों नहीं घटा रही है? केंद्र अगर राज्य सरकार इस चीज पर विचार कर सकती है तो केंद्र सरकार क्यों विचार नहीं कर सकती? आप 5 रुपए और 10 रुपए कम करके ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वाई लूटने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? जो मूल कारण है महंगाई का वो है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो महंगाई जो है हफ्ते भर में कंट्रोल में आ सकती है, हफ्ते भर में नियंत्रण में आ सकती है। कैसे आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती। कैसे आ सकती है? आपको पूछना चाहूंगा कि लगातार ये कभी कह रहे थे कोरोना काल में कमाई कम हुई थी, कह रहे हैं लगातार स्विस बैंक में खातों की संख्या बढ़ी है, खातों में पैसों की संख्या बढ़ी है, यहाँ उद्योगपतियों की कमाई जो है बढ़ी है, लेकिन जनता जो है त्रस्त है। तो जो कोरोना का जो असर है न वो सरकार पे हुआ न उद्योगपतियों पे हुआ, केवल जनता पे हुआ। मैं दूसरी बात पूछना चाहूंगा कि बार वैक्सीन का हवाला देते हैं, वहीं से पूछना चाहूंगा कि पीएम केयर्स फंड बनाया था इन्होंने, पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ? कितने करोड़ों अरबों रुपए जो है उसमें जो जमा किए थे देश की जनता ने, कई उद्योगपतियों ने, तो वो पैसा कहाँ गया? उससे आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते? आप वापस जनता को लूटने में क्यों लगे हैं? पेट्रोल के जरिए और बाकी जो महंगी करके चीजों को आप क्यों जनता को वापस लूटने में लगे हैं? आप पीएम केयर्स फंड का यूज करिए, आपने इतना ढिंढोरा पीटा था जिस बात का, आप उसके जरिए वैक्सीन लगवाइए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है देश की जनता को जो है मूर्ख समझना बंद करे, देश की जनता को जो है महंगाई से निजात दिलाए, क्योंकि महंगाई का मूल कारण है केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और महंगाई का मूल कारण है पेट्रोल डीजल, जो कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। चल अब बोलिए चक्रवर्ती जी। त्रिपाठी जी यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार शराब पे 2 रुपए सेज ले रही है, पेट्रोल पे भी सेज ले रही है और सेज लेने के बावजूद भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है। मैंने कहा ना जो अर्थशास्त्र का मूल है, हम रोजगार दे रहे हैं, हजारों भर्तियां निकाली जा रही है, लगातार हजारों भर्तियां निकाली जा रही है। महंगाई कम होगी ना जब पैसा, जब रुपए सर्कुलेट होगा, जब रुपए सर्कुलेट होगा। रोजगार दे रहे हैं आप, देखिए 14,000 शिक्षाकर्मियों की भर्ती रोक के रखे, 2 रुपए सेज उस हिसाब से अभी तक 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए। 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? पैसा कहाँ जा रहा है? राज्य की जनता पूछना वही पोल खोला है। आप जो है सेज ले रहे हैं 2 रुपए पेट्रोल पे, जो आप सेज ले रहे हैं पेट्रोल पे, वो सेज का हिसाब दीजिए। जनता पूछना चाहती है जो सेज आप ले रहे हैं। अरे हमने तो कोरोना के वैक्सीन दूसरे गरीब देशों को भी दिया है, मुफ्त में भी दिया है और निर्यात भी कर रहे हैं, और कोरोना वैक्सीन अभी लगातार जैसे रेकमेंड कर रही है WHO बच्चों को देना है। चक्रवर्ती जी ये बताइए पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ? उसका पैसा कहाँ गया? नहीं, सबको दिया जा रहा है, क्यों लूट रहे हैं? गरीब देशों को भी दिया जा रहा है। आप पीएम केयर्स फंड का हमारे पेट्रोल का प्रबंध पूरा है, हमारे बार हिसाब किताब देते हैं, आप बार कहते हैं कि हमने जनता को जो है भोजन कराया, हमने उनके खाने पीने का व्यवस्था कराया, तो चीन जो कर रहा है, जो विश्व पटल पे हमेशा भारत और पाकिस्तान का जो एक लड़ाई चलते रहती है, एक आतंक रहता है दोनों देशों के बीच में, जो बॉर्डर पे जो एक अलर्टनेस रहना पड़ता है, जो हमारा रक्षा बजट बढ़ रहा है, हमारे पास तो पेट्रोल का हिसाब है, चाहे कृषि पर प्रबंध करना हो, बसा लिया चीन ने, रक्षा बजट की बात हो, उपयोग वहाँ क्यों नहीं करते? हमेशा हिसाब दिया
है। आपने क्यों नहीं करते? बेरोजगारी भत्ता नेपाल दिया जाएगा। क्यों नहीं करते? अगर आप ईमानदारी से बेरोजगारी भत्ता देते तो महंगाई कम होती, क्योंकि लोगों के पेट में पैसा जाता। आपने जो 24,000 नियुक्तियों को रोक के रखा है, चाहे पटवारी की नियुक्ति हो, पुलिस की नियुक्ति हो, या शिक्षकों की नियुक्तियों को रोक के रखा इन्होंने। और क्यों रोक के रखा है उसका जवाब। मुद्दा महंगाई है, नियुक्तियां नहीं है। नौकरी कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, महंगाई मुद्दा है, नौकर के हाथ में है जो खुद दूसरे की नौकरी कर रहा है। मुद्दा महंगाई है। अगर नियुक्तियां दी जाती, अगर पैसा आता, वो पैसा मार्केट में, त्रिपाठी जी उससे बिल्कुल रिलेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अगर पैसा आता, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, जैसे मनी फ्लो होगा, जैसे जैसे रुपए का मार्केट में फैलेगा, अगर वो यूं नियुक्तियां की जाती, अगर बेरोजगार वो खर्च करते तो महंगाई कम होती और जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस पर सरकार को चिंता नहीं है। सरकार को चिंता संसदीय सचिव बना दिया जाए, लेकिन सुमारू राम साहू को अगर उसे शिक्षक की नौकरी दे दी जाती जो आज पात्र है, तो वो भी कुछ खरीदी करता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे ही कमजोर जगह पे चोट होती है, लोग बात को इधर घुमाने का प्रयास जो है हमेशा करते हैं। अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता कर रहे हैं तो मार्केट में कमजोर जगह में चोट लग चुकी है। चलिए अब जो है इधर की बात करेंगे और इसलिए मुझे टोकना पड़ेगा। आप देते कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहाँ गया? आप वैक्सीन लगाने के लिए आपने पैसा लगाया, अगर पैसा का पीएम केयर्स फंड का पैसा कहाँ गया? पैसा का फ्लो जैसे जैसे मार्केट में आएगा, अगर एक साथ आप लोग पैसा फ्लो क्यों नहीं हुआ, आप ये बताइए। आप किसानों को एक साथ बोनस देते, पैसा क्यों फ्लो नहीं हुआ, उसका पैसा कहाँ गया? वो पैसा अगर आप एक साथ देते तो अर्थव्यवस्था में एक बहुत अच्छा भूचाल आता है, चढ़ता। चलिए कितना आता चौधरी साहब बता देंगे। खर्च नहीं हो रहे हैं, बहुत कम खर्च हो रहे हैं। जी राजीव जी का जो सिद्धांत है, राजीव जी का जो कथन है चौधरी साहब कि अगर बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाता, किसानों को एक मुश्त पैसा दे दिया जाता तो महंगाई कम हो जाती, ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं है। देखिए, इसमें राजीव जी की जो बात उठा रहे थे, मैं उससे शुरू करूंगा कि सीमेंट की कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ी थी। निश्चित रूप से उस पर जो है काफी बवाल मचा था और सीएम के पास भी मामला गया था। तो और इसी तरह से रेती का और गिट्टी का जो कीमत बढ़ा है, उसके पीछे देखिए, उसके पीछे भी बहुत बड़ा जो कारण है वो पेट्रोल डीजल सहित जो महंगाई है, महंगाई उसके पीछे कारण है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है साहब, रॉ मटेरियल से लेके डीजल का जो दाम, उत्तर प्रदेश के चुनाव का पैसा लिया जा रहा है, बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। 7 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। एक देखिए, सुन लीजिए, रेत निकालने के लिए वहाँ जो है एक्सीवेटर लगता है। उनकी बात आ जाए। देखिए कि केवल रेत और गिट्टी की दाम नहीं बढ़े, देखिए बसों के किराए भी बढ़े हैं। उसके पीछे क्यों कारण है? क्योंकि डीजल का रेट बढ़ा है। तो जब डीजल के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल का सारा चीज बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से महंगाई तो है उसके कारण, उसके पीछे। और महंगाई के पीछे क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग आज चर्चा जो कर रहे हैं, आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु ही यही है कि महंगाई के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है और महंगाई के पीछे आखिर कौन से कारण है। तो महंगाई के पीछे यही पेट्रोल डीजल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो कारण है। तो हमको मुख्य कारण को ध्यान में न देकर, तो हमने तो कम कर दिया। इधर कर, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि कांग्रेस को करना चाहिए, लेकिन इससे जो है महंगाई कम नहीं होने वाली है। देखिए, महंगाई जो है केंद्र सरकार के ऊपर है और महंगाई के लिए राज्य सरकार की भूमिका बहुत कम होती है। देखिए, रमेश शर्मा जी कह रहे थे कि स्टेट में करप्शन योजना को कंट्रोल करना चाहिए, तो करप्शन तो सेंट्रल में भी बहुत ज्यादा है और कोई कौन सा स्टेट आज ऐसा है जहां पर करप्शन नहीं है। और इस तरह की चीजें देखिए, पहले भाजपा के कार्यकाल में भी इस तरह की चीजें होती रही हैं और एक ऐसा मुद्दा है देखिए कि करप्शन कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, शिष्टाचार बनता जा रहा है। तो हम लोग जिस मुख्य बात पर आज चर्चा कर रहे हैं, महंगाई, और महंगाई के लिए जिम्मेदार है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है पेट्रोल डीजल और गैस, और उसके लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार की नीतियां। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शक नहीं है, राज्य की भूमिका बहुत कम है। राज्य सरकार जो है थोड़ी बहुत जो है इस पर इम्पैक्ट डाल सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण जो रोल है इसमें, मेन रोल जो है वो केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार को इस पर वेट और कम करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इसको जो है आप जीएसटी के दायरे में लाइए, चुनाव के पहले किसी भी हालत में सब राज्य सरकारों को भी मनाइए, और आपका एजेंडा भी रहा है तो आप जीएसटी में लाएंगे तो अपने आप महंगाई कम हो जाएगी, और जब महंगाई कम होगी तो अपने आप जो है ये सारे मुद्दे अपने आप हल होते जाएंगे। चलिए चलते रमेश जी, बहुत संक्षेप टिप्पणी, समय हो गया है। क्या कभी अभी तक तो मैंने देखा जो चीज एक बार दाम बढ़ गई वो कम नहीं हुई है,
आपको क्या लगता है, क्या कभी राहत मिलेगी? ये बड़ी बहुत ही मतलब एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो हर आदमी का एक्सपेंस जो है वो कम होगा। जब उसका खर्च कम होगा, जैसे वो 10,000 रुपये महीना खर्च करता था, जब वो महंगाई बढ़ती तो उसके खर्चों पे वो कटौती करेगा। जब खर्चों पे कटौती करेगा तो वो एक आम आदमी जब खर्च पे कटौती करता है तो मार्केट में फ्लो उसका कम हो जाता है। जब पेट्रोल का डीजल रेट कम हुआ तो उसने अपनी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा दी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कम करती है उसकी एक्टिविटी फिर बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली जो पैसा मार्केट फ्लो होगा वो स्टेट से होते हुए डेफिनेटली केंद्र तक जाएगा। तो मैं चौधरी साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि केंद्र सरकार ने तो अपना काम किया, उसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ मैं मणि साहब की एक बात से थोड़ा सा अलग सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में सीमित संसाधन नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहुत असीमित संसाधन है एक्सप्लोर करने के लिए। माइनिंग सेक्टर्स हैं, बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मध्य प्रदेश में थी जो अब छत्तीसगढ़ के पास है। तो वो सीमित संसाधन नहीं है। आपके पास आय का अगर अधिक स्रोत नहीं होता तो आपकी जीएसटी कलेक्शन नहीं बढ़ता। तो मैं तो फिर इस बात को लेकर के क्लोज करूंगा कि सरकार ने जो किया ठीक है, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ सरकार को थोड़ा सा अगर महसूस होता है तो वो अपने अर्थशास्त्रियों से, अपने ब्यूरोक्रेसी से डिस्कस करके थोड़ा बहुत भी कम करती है तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के ही पक्ष में जाएगा। केंद्र सरकार तो कह ही रही है बार बार, राजीव जी के पास मौका है, जब आप कम करेंगे तो राजीव जी के पास कोई दूसरा मौका, वो फिर दूसरी कोई यात्रा निकालेंगे। तो आप करने की कोशिश करिए कि अगर आपके पास वाकई में जीएसटी सरप्लस है। साथ ही साथ मैं तो केंद्र सरकार को भी कहूंगा कि महंगाई वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है, और आप कितना डिनाई कर लें, कितना मना कर दें, लेकिन उपचुनाव पे कोई भी चुनाव का असर वर्तमान सिटिंग गवर्नमेंट को होता है, और उसको आम आदमी की सोच का, आम आदमी की परिकल्पना का, आम आदमी के भविष्य का, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी कल्पना रहती है। तो ये दोनों के लिए एक संकेत है, उनके लिए भी संकेत है, और मतलब बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। तो मेरा ये मैं कहते हुए बंद करता हूं अपनी बात कि दोनों को साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेशन के साथ एमिकेबली डिसीजन लेके महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोलियम और दूसरे पेट्रोल प्रोडक्ट के, गैस वगैरह के दामों पे नियंत्रण करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका, चौधरी साहब आपका, वैष्णव जी आपका, चक्रवर्ती साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो देश में यात्राओं की राजनीति नई नहीं है। भाजपा आज जिस मुकाम पर खड़ी है उसके पीछे कहीं न कहीं यात्राओं का ही हाथ रहा है। मात्र 2 सीट पर सिमटी भाजपा को रथ यात्रा ने ही 84 सीटों तक पहुंचाया था। उसके बाद मुरली मनोहर जी की एकता यात्रा के कोऑर्डिनेटर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। ऐसे में दूसरे दलों का भी यात्रा का सहारा लेना लाजमी है, जिसका फायदा नहीं मिलता तो नुकसान भी नहीं होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में बार बार हो रही यात्राओं से किस दल को कितना लाभ मिलेगा, देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। Contact 7024144981 और 828384। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या अब की बार बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार, या फिर सपा, बसपा, प्रसपा के साथ कांग्रेस या आप में से कोई एक करेगा कमाल? उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश, कुर्सीनामा, रोजाना दोपहर 2:30 बजे। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore.
further details, contact 1800-300-26072. Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement. High-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की घटना से उठी चिंगारी की। इतना बवाल बच रहा, ट्रेन रोकी जा रही है, आम जनता परेशान हो रही। तो इसमें अगर गृह राज्य मंत्री से